नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी ऑफ सक्सेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय इतिहास की हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन इतिहास पढ़ाने से पहले मैं कुछ लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं कि हौसला चाहिए कुछ भी करने के लिए, हौसला चाहिए कुछ भी करने के लिए। जो गिरा है वो उठेगा, जो उठा है वो चलेगा, जो चलेगा वो बढ़ेगा, और जो बढ़ेगा वही इतिहास गढ़ेगा। इस मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आलोचनाओं से नहीं डरता वही इतिहास रचता है। जो आलोचनाओं से डर गया वो कभी भी इतिहास नहीं रच सकता। इसलिए आलोचनाओं से नहीं डरना है। भारतीय इतिहास की हम चर्चा कर रहे थे। भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। तीन कालखंडों में बांटा गया है। 3 कालखंडों में बांटा गया है भारतीय इतिहास को। पहला हम इसे कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हम कह सकते हैं आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल। तीसरा हम कह सकते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ये 3 कालखंड है इतिहास के। अगर इस प्राग ऐतिहासिक काल की मैं चर्चा करूं, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक जो काल है इसे पाषाण काल के नाम से भी जाना जा सकता है। पाषाण काल भी कहा जा सकता है, यानी कि इसको क्या कहा जा सकता है, पाषाण काल भी कहा जा सकता है। यानी प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जा सकता है। तो इसे मैं कह सकता हूं पाषाण काल। पाषाण काल यानी इसका दूसरा नाम पाषाण काल हो सकता है। आदि ऐतिहासिक काल की अगर चर्चा करें तो आदि ऐतिहासिक काल को मैं कांस्ययुगीन काल भी कह सकता हूं। कांस्ययुगीन काल भी कह सकता हूं। कांस्ययुगीन काल। कांसा एक मिश्रित धातु है जो तांबा व टिन को मिलाने से ये कांसा बनाया जाता है। और ऐतिहासिक काल को मैं कह सकता हूं लोहयुगीन काल। लोहयुगीन काल। लोहयुगीन काल। तो पहला हमारा जो कालखंड था उसे कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरा कह सकते हैं आदिऐतिहासिक काल, और तीसरा कह सकते हैं ऐतिहासिक काल। यानी प्राग ऐतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसी को दूसरे रूप में हम समझ सकते हैं पाषाण काल, कांस्ययुगीन काल और लोहयुगीन काल। कालखंडों में भी इसको बांटेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे इसकी, इस प्राग ऐतिहासिक काल की। ये तो कालखंड हो गए, लेकिन अगर आपसे पूछे इतिहास की परिभाषा, तो इतिहास की परिभाषा, इतिहास को जानने के लिए देखो आजकल जो भी घटनाएं आ रही है वो करंट के रूप में हम पढ़ते हैं उनको, कि अभी लेटेस्ट जो घटना घटित होती है वो करंट के रूप में सामने आती है। लेकिन वही करंट पास्ट में जाकर क्या बनाता है, इतिहास। यानी कि अतीत की बातों का किसी साक्ष्य के माध्यम से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। यानी बीती घटनाओं का किसी साक्ष्य के माध्यम से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। आगे हम अगर चर्चा करें तो इतिहास के 3 कालखंड मैंने बताए हैं। इनमें से हम पहले बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की, इसके बाद में इन दोनों की चर्चा करेंगे। तो पहले लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। हाँ, तो पहला हमारा है प्रागैतिहासिक काल। पहला हमारा है प्रागैतिहासिक काल। पहला
प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इस प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला हम कह सकते हैं पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। दूसरा कह सकते हैं मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। और तीसरा हम कह सकते हैं नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ये इसके 3 भाग हो गए। किसके हो गए? प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल की अगर हम चर्चा करें तो इस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। यानी इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। ये प्रागैतिहासिक काल की चर्चा होगी। प्रागैतिहासिक काल में मैंने बात की थी पाषाण काल। तो अगर इसकी चर्चा करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसकी खोज की थी। यानी इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। किस काल की? प्रागैतिहासिक काल की। अगर पुरापाषाण काल की बात करें तो इस पुरापाषाण काल का भी जो समय दे रखा है, पुरापाषाण काल का समय दे रखा है 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी। 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी किसका समय है? पुरापाषाण काल का। तो फिर मध्यपाषाण काल का समय, तो मध्यपाषाण काल का समय है 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। इसके बाद अगर इसकी चर्चा करें नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल का समय क्या था? तो नवपाषाण काल की अगर बात करें तो नवपाषाण काल का समय था 10,000 से लेकर 10,000 बीसी से लेकर बीसी से 1,000 बीसी। 10,000 बीसी से 1,000 बीसी, ये इनका कालखंड है। अगर हम बात करें कि जो ये कालखंड मैंने बताए थे, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तो इनको किस विद्वान के द्वारा 3 भागों में बांटा गया था? तो बात कर रहा हूं मैं 1820 की। 1820 में एक विद्वान था, उस विद्वान का नाम था जर्गेनस थॉमसन इस विद्वान का नाम था। इसने 1820 में इनको 3 भागों में बांटा। पाषाण काल, दूसरा कांस्ययुगीन काल, तीसरा इसने बांटा लौहयुगीन काल। ये 3 भागों में बांटने वाला जो विद्वान था उसका नाम था जर्गेनस थॉमसन ने 1820 में इसको 3 भागों में बांटा था। इसके अलावा अगर मैं चर्चा करूं कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी और उसका महानिदेशक कौन बना था, सर्वप्रथम किसे बनाया गया था, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले मैं चर्चा करूंगा कि 3 कालखंड मैंने बताए। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा बताया आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा बताया ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर चर्चा करें तो इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य
नहीं मिलता। किस बात की चर्चा की? प्राग ऐतिहासिक काल। और इस प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का समय 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी, मध्य पाषाण काल का समय 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी, और नवपाषाण काल का समय था 10,000 से लेकर 1,000 बीसी। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इस प्राग ऐतिहासिक काल की खोज की थी। इतिहास में जो 3 कालखंडों में बांटा था, उस 3 कालखंडों में 1820 में एक विद्वान था जरगनेनस थॉमसन ने इसको 3 भागों में बांटा, पाषाण काल, कांस्ययुगीन काल और लौहयुगीन काल। भारतीय पुरातात्विक विभाग की अगर बात करें तो भारतीय पुरातात्विक विभाग की अगर बात करें तो भारतीय पुरातात्विक विभाग की जो स्थापना थी, जो इसकी स्थापना थी, वो स्थापना थी 1861 में। और 1861 में इसकी स्थापना हुई थी बंगाल प्रांत में। कहां पे हुई थी? बंगाल प्रांत। लेकिन नियमित रूप से इसने कार्य करना 1871 में शुरू किया था। कार्य करना 1871 में शुरू किया था। इसका जो प्रथम महानिदेशक यानी फर्स्ट ऑफ कह सकते हैं, फर्स्ट महानिदेशक जो बनाया गया था वो A.K. कनिंघम को बनाया गया था। A.K. कनिंघम। और ये A.K. जो कनिंघम है, इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इस अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जनक। किसका? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक। ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये महानिदेशक बना था 1871 में और 1885 तक इसने कार्य किया था। यानी इसका जो कार्यकाल है 1871 से लेकर 1885 तक है इसका अलेक्जेंडर कनिंघम। जब इसकी स्थापना हुई थी, उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड कैनिंग के समय इस भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। बंगाल प्रांत में हुई थी 1861 में। इसने कार्य करना प्रारंभ किया था 1871 में शुरू किया था। इसका प्रथम जो महानिदेशक था वो A. कनिंघम को बनाया गया था, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। इसका जो कार्यकाल था वो 1871 से लेकर 1885 था। जिस समय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, उस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये तो हुई बात प्रारंभिक चर्चा। अब अलग एक भाग उठा लेते हैं कि कौन सा। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी बंगाल प्रांत में। इसने कार्य करना प्रारंभ 1871 में किया था। इसका प्रथम महानिदेशक A. कनिंघम को बनाया गया था और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का कहते हैं? जनक कहते हैं। इसका कार्यकाल 1871 से लेकर 1885। जिस समय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, उस समय वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब आगे चर्चा करते हैं, इसी संदर्भ में हम चर्चा करते हैं पुरापाषाण काल की। तो हमने प्राग ऐतिहासिक काल जो पढ़ा था, प्राग ऐतिहासिक काल, इस प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया था। प्राग ऐतिहासिक काल, और प्राग ऐतिहासिक काल को जो 3 भाग मैंने बताए थे, उनमें पहला भाग था पुरापाषाण काल। और पुरापाषाण काल का जो समय मैंने बताया था 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी, इसके मध्य ये जो समय मैंने बताया था पुरापाषाण काल। ये जो पुरापाषाण काल है, इस पुरापाषाण काल की हम अगर चर्चा करें तो इसमें पत्थर के औजार,
यानी बड़े बड़े पत्थरों के औजार इसमें देखने को मिले थे। इसी काल में मनुष्य ने जंगली जीवन व्यतीत किया था। मनुष्य ने जंगली जीवन बिताया था। जंगली जीवन क्या किया था? व्यतीत। जंगली जीवन व्यतीत किया था। मनुष्य ने क्या किया था? जंगली जीवन व्यतीत। तीसरी अगर चर्चा करें तो सर्वाधिक समय तक सर्वाधिक समय मनुष्य का इसी काल में बीता था। सर्वाधिक समय मनुष्य का इसी काल में व्यतीत हुआ यानी व्यतीत हुआ। इसके अलावा अगर नेक्स्ट विशेषता की और अगर चर्चा करें तो इसी काल में आपका आविष्कार इसी काल में आपका आविष्कार हो गया था। अगर दूसरी बात करें, इस काल में मानव क्या था? असभ्य। यानी इस काल में मानव असभ्य था। ये भी इसी काल की चर्चा। अगर इसकी बात करें कि सब इस पुरापाषाण काल के जो हमें साक्ष्य है, पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं, तो उन साक्ष्यों की हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। पुरापाषाण काल के हमें साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो पुरापाषाण काल के अगर साक्ष्यों की चर्चा करें तो पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो सोहन नदी घाटी पहला तो हमें प्राप्त होता है सोहन नदी घाटी। दूसरा होता है बेलन नदी घाटी। तीसरा हमें प्राप्त होता है नर्मदा नदी घाटी। ये तीन जगह से हमें इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भीमबेटका ये स्थान जो पड़ता है ये भोपाल में पड़ता है। भीमबेटका भोपाल के निकट एक स्थान है और इस भीमबेटका से प्राचीनतम शैल चित्रों की गुफाएं मिली है। शैल चित्रों क्या मिली है? गुफाएं। यानी भोपाल से भोपाल से प्राचीन शैल चित्रों की क्या मिली है? गुफाएं मिली है। इनके ये प्रारंभिक साक्ष्य हैं। तो ये था पुरापाषाण काल। आगे हम बात करेंगे मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल अगर मध्यपाषाण काल की हम चर्चा करें, मध्यपाषाण काल तो मध्यपाषाण काल का जो समय माना जाता है वो समय माना जाता है 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी। 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी इसका समय माना जाता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल और मध्यपाषाण काल का समय था 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी। 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी। मध्यपाषाण काल की बात करें तो मध्यपाषाण काल के अंतर्गत अगर बात करें तो पत्थर के छोटे औजार पत्थर के छोटे औजार कह सकते हैं
नुकीले पत्थर के औजार, नुकीले पत्थर के औजार, नुकीले पत्थर के औजार, नुकीले पत्थर के औजार की हम चर्चा करें तो नुकीले पत्थर के जो औजार थे इनको माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता था। यानी ये जो छोटे छोटे पत्थर के, नुकीले पत्थर के जो औजार थे छोटे छोटे, उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि पशुपालन के साक्ष्य किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हैं पशुपालन के। अगर बात करें इसी संदर्भ में तो दो स्थान है, एक तो अपनी बागोर है राजस्थान, बागोर राजस्थान से इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, बागोर राजस्थान, और दूसरी जगह है आदमगढ़ एमपी, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान, यहां से इस पशुपालन के साक्ष्य। इसी काल की अगर चर्चा करें तो इसी काल में जो प्रमुख पशु था, जो पहला पशु था, वो पशु, पालतू पशु, वो था कुत्ता। कौन सा था? कुत्ता। ये कुत्ता इनका प्रिय पशु या पालतू पशु कह सकते हैं हम। अगर बात करें कि साहब ये जो आदि मानव था ये सर्वप्रथम किस धातु से परिचित था, तो धातु की अगर चर्चा हो जाए तो धातु आ जाएगा तांबा। धातु की अगर बात करें तो तांबा आ जाएगा। अगर बात करें कि इसका प्रथम जो औजार था, हथियार, अगर औजार की बात करें तो प्रथम इसका जो औजार था वो औजार कुल्हाड़ी था। औजार क्या था? कुल्हाड़ी। यानी प्रथम औजार की बात करें तो कुल्हाड़ी, प्रथम पशु पालतू कुत्ता, और प्रथम जो धातु थी वो कौन सी थी? तांबा। ये बात हो गई। इसी मध्य पाषाण काल की अगर हम चर्चा करते हैं तो मध्य पाषाण काल में दो जगह पड़ती है। यूपी में एक स्थान है सराय नहार और एक स्थान पड़ता है मदहा। ये जो स्थान पड़ता है, ये दो स्थान है सराही नरार और मदहा। इन दोनों जगह से प्रथम मानव के अस्थि पंजर, प्रथम मानव के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर मिले हैं। मानव के क्या मिले हैं? अस्थि पंजर। यानी इसी जगह से मानव के अस्थि पंजर मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल की ये हो गई चर्चा। पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। पशुओं में प्रथम जो पशु पालतू पशु था कुत्ता था। और अगर बात करें कि जिस धातु से परिचित थे प्रथम, वो थी तांबा। और औजार की बात करेंगे, पहला जो औजार क्या था वो था कुल्हाड़ी। ये इसकी बात होगी। नुकीले पत्थर के औजार थे छोटे छोटे, यानी कि प्राग ऐतिहासिक या पुरा पाषाण काल से छोटे औजार थे, नुकीले हो गए थे घिस घिस के। उनको हम माइक्रोलिथ के नाम से भी जान सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे नव पाषाण काल की। लेकिन इससे पहले मैंने पुरा पाषाण काल आपको बताया था। पुरा पाषाण काल, इस पुरा पाषाण काल के अंतर्गत मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले थे। और मानव की खोपड़ी के अवशेष, पहला तो था अंतरिम पक्कम, अंतरिम पक्कम तमिलनाडु, और दूसरा था अथनोरा, अथनोरा एमपी। इन दोनों जगह से मानव की खोपड़ी, मानव की खोपड़ी के अवशेष, मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। मानव की खोपड़ी क्या मिले हैं? अवशेष। मानव की खोपड़ी के क्या मिले हैं? अवशेष। ये बात हो गई थी पुरा पाषाण काल की। पुरा पाषाण काल की एक ही बात याद रखनी है, पुरा पाषाण काल में आपका आविष्कार हुआ था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य। अगर नव पाषाण काल की बात की, जितने भी जो घटनाक्रम थे वो आगे चल के आएंगे, नव पाषाण काल में आएंगे। जैसे पहिए का आविष्कार हुआ था,
कुम्हार कारीगरों का काम करना शुरू कर दिया था। मेहरगढ़ बस्ती, वहां से पशु खेती करने के अवशेष मिले थे, और कोलंडा इलाहाबाद, वहां से चावल के अवशेष मिले थे। चिराद हरियाणा से हिरण का सिंह मिला था। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।